नमस्कार। देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 शो शंखनाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बेहिसाब बाढ़, मौत का पहाड़। जी हां, यही स्थिति है। पहाड़ों पर चट्टानें दरक रही हैं, मैदानों में बेहिसाब बरसात सब कुछ डुबो देने पर आमादा है। पहाड़ों पर पहाड़ रेत के टीले की तरह डह रहे हैं तो मैदानों में गांव के गांव पानी में तैर रहे हैं। पहाड़ों पर जमीन धंस रही है तो मैदानों पर पानी से हाहाकार मचा है। और इस हाहाकार के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं जो दिल में दहशत भर देती हैं। ऐसी ही एक तस्वीर किन्नौर से आई, जहां पहाड़ दरका और मलबे की चपेट में आने से 8 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना व्यक्त की और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। साथ ही घायलों के लिए भी 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। हे भगवान, पापा भागो। हे भगवान, बद्रीनारायण जी बचा लो। ये तस्वीरें दिलों को दहलाने वाली हैं। ये तस्वीरें दिलों में दहशत भर देने वाली हैं। ये तस्वीरें भयानक हैं। धरती डोली और पत्थर चकनाचूर हो गए, मलबा बनकर यूं बहे। ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की तस्वीरें हैं। यहाँ भूस्खलन हुआ और पत्थर यूं नीचे गिरे। पहाड़ों को टूटते हुए जिसने भी देखा उसकी हिम्मत टूट गई। हे भगवान, पापा भागो। हे भगवान, बद्रीनारायण जी बचा लो। हे भगवान, भागो भागो। किन्नौर में सांगला चितकुल मार्ग पर दोपहर करीब 1:30 बजे भूस्खलन हुआ। जिस वक्त भूस्खलन हुआ, यहाँ रास्ते से गाड़ियां गुजर रही थी। इन्हीं गाड़ियों पर पत्थर का मलबा गिर रहा था और लोग इस मलबे को देखकर कांप रहे थे। हे भगवान, पापा भागो। हे भगवान, बद्रीनारायण जी बचा लो। हे भगवान, भागो भागो। हे भगवान, भागो भागो भागो। भूस्खलन का ताप देखिए कि ये पुल कैसे पहले टूटा और फिर ढह गया। इसे ढहते हुए देखना भी डर से भर देने वाला है। बताया जा रहा है कि इस भूस्खलन की चपेट में आने से 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में भी पहाड़ के दरकने से तबाही आई। रात 2 बजे पहाड़ के दरकने से सिलंग के पास एनटीपीसी जल विद्युत परियोजना के टनल में भारी मलबा जमा हो गया। गनीमत रही कि हड़ताल होने की वजह से वहां कोई था नहीं। बद्रीनाथ हाईवे पर भी टैया पुल के समीप भारी लैंडस्लाइड के चलते रास्ता बंद हो गया। मानसून में हर साल बरसात के साथ पहाड़ का हिस्सा भरभराने लगता है। कई बार पहाड़ों का मलबा हाईवे पर आ जाता है। इस मौसम में हमेशा डर बना रहता है कि हाईवे पर चलते वक्त कहीं पहाड़ से चट्टानें न बरसने लगे। पहाड़ों पर कुदरत का कहर बरपा है तो मैदानी इलाकों में कई जिले पानी पानी हैं। महाराष्ट्र के कई जिले तो इस कदर बाढ़ से डूब रहे हैं कि कुछ सूझ नहीं रहा। बाढ़ की मार से कराह रहे रत्नागिरी के चिपलोन में पीड़ितों का दुख दर्द जानने के लिए उद्धव ठाकरे खुद पहुंचे। कोशिश यही है कि कुदरत की मार से बिलखते इन बेचारों की जिंदगी फिर से पटरी पर लौटे। जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी और किन्नौर से मनजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का क्रोध आपने देख लिया और आइए अब आपको हम महाराष्ट्र की विभीषिका दिखाते हैं। महाराष्ट्र के कई सारे जिलों में मूसलाधार मुसीबत बरसी। स्थिति यह है कि 800 से ज्यादा गांव बाढ़ प्रभावित हैं। 112 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया है। कहीं परिवार को पानी बहा कर ले गया, कहीं पानी की धार ने हाहाकार मचा दिया।
सबसे बड़ा दुख क्या है? ये कि गलियां डूब गई हैं, ये कि गलियारे डूब गए हैं, ये कि गांव डूब गया है, ये कि खुशियों की गठरियां डूब गई हैं, ये कि घर डूब गया है, ये कि खेत डूब गए हैं, ये कि दुकान डूब गई है, या ये कि जिंदगी डूब गई है, इंसान डूब गए हैं। 40 बरस बाद ऐसी तबाही देख रहा है महाराष्ट्र। बेहिसाब बारिश में महाराष्ट्र के 50 से ज्यादा गांव पूरी तरह डूब गए हैं। पुणे के 400 से ज्यादा गांव बारिश से प्रभावित हैं। कोल्हापुर के 240 गांवों में बाढ़ का मंजर है। सांगली के 90 से ज्यादा गांव उतरा रहे हैं। सतारा के 100 से ज्यादा गांवों पर बाढ़ की भीषण मार है। 23 तारीख को यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आए हैं और यहाँ के जो सिविल प्रशासन द्वारा पता चला कि वालवा तहसील के अंतर्गत एक सिरगांव है जो कि वालवा से 1.5 किलोमीटर दूरी पे है और कृष्णा नदी के उस पार है। इस सिरगांव के चारों तरफ पानी चारों तरफ भर गया है और वहाँ पर लोग फंसे हुए हैं। 23 तारीख को, 24 तारीख को, लगातार 25 तारीख को हम अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हुए हैं और अभी तक हमने लगभग 700 से 800 लोगों को यहाँ से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया है। सांगली में तो सैलाब आया है। धार की रफ्तार के आगे जिंदगी तार तार है। बस इसी डोर पर टिकी है जिंदगी। रस्सी के सहारे लोग जिंदगी बचाने का जतन कर रहे हैं। रस्सी बांधकर लोगों को पानी से निकाला जा रहा है। घर बार डूबे हुए हैं, पानी घुसा हुआ है घरों में। राहत और बचाव में सेना जुटी है। पानी में फंसे लोगों को बोट से निकाला जा रहा है। लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। अमरावती में तो चारों ओर पानी ही पानी है। इतना पानी कि सब बर्बाद हो गया। इस बर्बादी को सांसद नवनीत राणा ने देखा तो उनकी आंखें भी बहने लगी। पश्चिमी विदर्भ में 5 दिनों से भारी बारिश हो रही है। अमरावती अकोला में नदी नाले उफान पर हैं। कई बांध दरक गए हैं जिसका पानी गांव में आ पहुंचा है। अमरावती के मेलघाट पहाड़ी में तो वाटरफॉल बन गया। महादेव खोरी के शिवलिंग मंदिर के पास पानी का शोर डराने वाला है। सतपुड़ा पर्वत के इस इलाके में धुआंधार बारिश हो रही है। कोल्हापुर के कई गांव पानी पानी है। सड़कों पर दरिया है, घरों में पानी है। चिखली इलाका तो पूरी तरह से डूबा हुआ है, जहां फंसे लोगों को रेस्क्यू टीम बोट से निकाल रही है। सतारा में भी एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला। कई लोगों के मलबे में फंसे होने की यहाँ आशंका है। अब तक महाराष्ट्र में आई आपदा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालात बिगड़े हुए हैं। इन बिगड़े हुए हालातों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। सब यही दुआ कर रहे हैं कि इस दैवीय आपदा से लोगों को राहत मिले। आज तक ब्यूरो। कुदरत के इस प्रकोप ने लोगों को डरा कर रख दिया है। बाढ़ बारिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। आगे बढ़ते हैं। यूं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी कई बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं, लेकिन आज जब योगी आदित्यनाथ रामलला, लेकिन इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं, सीधे गुवाहाटी लिए चलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं। गुवाहाटी के दौरे पर हैं अमित शाह। पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों और डीजीपीज के साथ उन्होंने बैठक भी की थी। असम की जनता के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम में उपस्थित असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी, असम लोकसभा के और विधानसभा के स्पीकर और मेरे मित्र श्री विश्वजीत देमारी जी, असम गण परिषद के वरिष्ठ नेता और असम के स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान केशव महंत जी,
और जिनके कारण ऐतिहासिक बोडो शांति समझौता संभव हो पाया, ऐसे बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के सीएम श्री प्रमोद बोरो जी, मुख्य सचिव असम, स्वास्थ्य सचिव असम, मंत्री परिषद के असम के सभी सदस्यगण, विधायकगण और इस कार्यक्रम के अंदर तुमुलपुर से जुड़े हुए बोडोलैंड के निवासी, तुमुलपुर के निवासी प्यारे भाइयों बहनों और इस सभागार में उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मैं आज असम के चुनाव के बाद पहली बार असम में आया हूं। असम में दूसरी बार अपने बल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। देश और दुनिया में कई सारे इसके विश्लेषण किए गए, कई सारे विश्लेषण किए गए कि अब भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ ईस्ट में अपना बेस मजबूत कर रही है, मोदी जी का नेतृत्व नॉर्थ ईस्ट में सबने स्वीकार कर लिया है, वगैरह वगैरह, जो जिसकी समझ में आता था विश्लेषण किया। परंतु कामाख्या की ये भूमि का जो मैंडेट, उसका मेरा विश्लेषण जरा अलग है। यहां दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है कि असम ने आंदोलन, आतंकवाद और हथियार तीनों को हमेशा के लिए छोड़कर विकास के रास्ते पर जाना तय किया। शायद ही कोई प्रदेश होगा देश में जितने इतने लंबे समय तक रक्त रंजित आंदोलन अलग अलग प्रकार के देखे होंगे और हजारों हजारों युवा उनकी भावनाओं को एक प्रकार से उद्वेलित किया गया होगा और अंत में कई लोगों का बलिदान भी हुआ, शहीद भी हुए। हासिल क्या? हासिल कुछ नहीं। और जब पहली बार मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी का, यहां आया था, तब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आंदोलन और आतंकवाद का रास्ता आसाम के लिए श्रेयकर नहीं है, आसाम को फायदा नहीं कराएगा, आसाम को फायदा कराएगा नरेंद्र मोदी जी का विकास के रास्ते पर चलने का रास्ता। और मुझे आनंद है कि 5 साल पहले असम की जनता ने सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा की जोड़ी को एक मैंडेट दिया था कि चलिए मोदी जी के स्वप्न के रास्ते पर आप असम को चलाइए, विकास के रास्ते पर आप असम को चलाइए। भूपेन हजारिका के स्वप्न को पूरा करने के लिए आप एक प्रयत्न करिए। और एक पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी को पहली बार किसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर देने का काम किया था। 5 साल जिस प्रकार से सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा की जोड़ी ने सरकार चलाई, आसाम की जनता को विकास का रास्ता पसंद आया और उसी का परिणाम है कि हेमंत विश्व शर्मा आज फिर से सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं और आसाम के नए मुख्यमंत्री बनकर यहां पर उपस्थित। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आसाम की पूरी टीम को, जो डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में एक दूसरी टर्म की पारी की शुरुआत करी। आसाम की भाषा, आसाम की संस्कृति, आसाम का, यहां के स्थानीय लोगों का महत्व, इसको कोई कम करना नहीं चाहता। हम तो उसको बढ़ाना चाहते हैं, उसको सुरक्षित करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां, बोलियां, भाषाएं, गीत, संगीत, अलग अलग खान पान,
जो है वो केवल नॉर्थ ईस्ट का नहीं, केवल आसाम का नहीं, ये भारत का गहना है। इसको संभाल कर चलना होगा। और हेमंत बिस्वा शर्मा, अब इसको आगे बढ़ाने का दायित्व तो आप पर आया है। ये विकास के रास्ते पर जो मोदी जी ने देश को बताया है, वो विकास के रास्ते पर आसाम को आगे बढ़ाने का दायित्व तो आपका है। और मुझे भरोसा है कि जिस प्रकार से 5 साल आपने काम किया है वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाते, और जो लंबा सुदीर्घ अनुभव है आपका आसाम की टीम को साथ में लेकर, इस आसाम की जनता को आप उनके मैंडेट के लिए गर्व हो, इस प्रकार की अनुभूति कराने में आप सफल रहेंगे। और दूसरी बार सरकार बनी, उतना पर्याप्त नहीं है। हमारा वोट प्रतिशत भी 28 से बढ़कर 33% हुआ है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मित्रों। और न जाने कितने अपप्रचार की आंधी लगाई गई, नई नई पार्टियां बनी, नई नई पार्टियों ने भावनाओं को उद्वेलित करने वाले नारे दिए, मगर आसाम की जनता अड़िग रही कि विकास के रास्ते पर जाना है। आश्चर्यचकित कर देने वाला विकास 5 साल के लिए यहां पर आया है। और मैं आज कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में ही यह संभव है कि कोई व्यक्ति सफल मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री न बने, दूसरा बने। और बड़े हृदय से सर्बानंद जी ने हेमंत बिस्वा शर्मा की पीठ थपथपाई, और वो आज भारत की कैबिनेट के अंदर कैबिनेट मंत्री भी हैं। तो असम को तो 2 और से फायदा हुआ है भाई। हेमंत जी मुख्यमंत्री बन गए और सर्बानंद जी कैबिनेट मंत्री बनकर आसाम की चिंता कर रहे हैं। और पूरे नॉर्थ ईस्ट को देखें तो आजादी के बाद आप सूजी खंगाल कर देख लीजिए, कभी नॉर्थ ईस्ट से 5 मंत्री भारत की कैबिनेट में नहीं रहे हैं। वो पहली बार नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट के अंदर हुआ। 5 मंत्री नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से। यही बताता है जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की प्रायोरिटी में नॉर्थ ईस्ट कहां खड़ा है। हम चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के जनता की भागीदारी देश के विकास में बढ़े, और देश के विकास में नॉर्थ ईस्ट की भागीदारी बढ़े। ये दोनों जब समाप्त होगा तभी नॉर्थ ईस्ट भारत को भी विकास को पूरक बन जाएगा। आजादी के पहले जीडीपी जो था वो आज हमारा आना चाहिए। मित्रों, आज मैं इतना कहना चाहता हूं कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक विकास की यात्रा मोदी जी ने चालू की है। मोदी जी अपने आप में अकेले एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो केवल 6.5 साल के अंदर 35 बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा करे हैं, 35 बार। और 6.5 साल में एक भी पखवाड़ा ऐसा नहीं गया कि 15 दिन में कोई ना कोई मंत्री नॉर्थ ईस्ट के अंदर ना आया हो। और इसी के कारण छोटे छोटे राज्यों में भी सभी सुविधाएं आज पूरी हो रही, सभी सुविधाओं को आगे बढ़ाना का काम हुआ है। मित्रों, आज यहां आने से पहले मैं कैंसर इंस्टीट्यूट के अंदर एक छोटा सा कार्यक्रम का रेडिएशन थेरेपी ब्लॉक का उद्घाटन किया है। मशीन वहीं पड़े थे, वहां विशेषज्ञ डॉक्टर थे, वो मुझे समझा रहे थे कि देश में 5 ही मशीन है इस प्रकार के। आज 6ठा मशीन वहां पर आज आसाम की जनता को उपलब्ध होने जा रहा है। आप कल्पना करिए, इतने बड़े देश में 5 ही मशीन है, इसमें से 6ठा मशीन आज आसाम की जनता को मिल रहा है। और लंबे समय के शासन में कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को वादों के अलावा कुछ नहीं किया, मगर कभी वादे समाप्त नहीं। उन्हीं के समय के अंदर ये नॉर्थ ईस्ट कैंसर कैपिटल बनकर रहा, मगर कैंसर के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ नहीं। मुझे याद है, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, 2018 में यहां आया था। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन श्री रतन टाटा
सर्वानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा के साथ एक बहुत बड़े कैंसर के अस्पताल का भूमि पूजन मेरे हाथों से यहां कराया गया था। वो अस्पताल तो बन रहा है, मैं देख कर आया अभी रास्ते में। हेमंत जी ने कहा कि दिसंबर आते आते मोदी जी के हाथ से इसका उद्घाटन कराएंगे। तो न केवल आसाम परंतु पूरे नॉर्थ ईस्ट को, पूर्वोत्तर को कैंसर के खिलाफ लड़ने की एक बहुत बड़ी सुविधा अपने मुहाने पर आसाम के अंदर पूरी हो जाएगी। उनको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ कई सारे लेवल 2 के अस्पताल और लेवल 3 के अस्पताल बनने वाले हैं। और इसके अलावे नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य के अंदर एक लेवल 3 का अस्पताल जो ऑपरेशन के बाद की ट्रीटमेंट है अपने राज्य के अंदर भी राज्य के अंदर ही कर पाएंगे। उनको आसाम में गुवाहाटी में आने की भी जरूरत नहीं। मैं मानता हूं कि जिस प्रकार का असम सरकार का और हेमंत जी का पास्ट रिकॉर्ड है, इस समय पर पूरा होगा और असम के अंदर एक बहुत बड़ा कैंसर के खिलाफ लड़ने का एक सेंटर भी बनेगा। यहाँ रिसर्च भी होगा और रिसर्च के बाद यहाँ किए हुए पेपर हमारे असम के बच्चों के दुनिया भर में पढ़े भी जाएंगे। मित्रों, आज तुमुलपुर मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास अभी हमने यहाँ किया। तुमुलपुर में भी बहुत सारे लोग बैठकर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मगर मैं आसाम की जनता को और तुमुलपुर की जनता को, बोडोलैंड की जनता को बताना चाहता हूं, एक सीधे सादा मेडिकल कॉलेज नहीं है। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।